भारतीय इतिहास के स्रोतों को जानने के बाद आज हमको देखना है कि भारतीय जो इतिहास है उसका हमने वर्गीकरण कैसे किया है। देखो, इतिहास, भारतीय इतिहास जब हम देखते हैं तो जब अंग्रेज भारत आए थे तो उससे उस समय माना जाता था कि भारतीय इतिहास जो है ना, अंग्रेजों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य तक ही, यानी मौर्य साम्राज्य तक ही सीमित था। उससे पहले तो कोई इतिहास ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद और चीजों का पता चला, है ना। फिर अनेक इतिहासकार आए और उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास को क्या वर्गीकृत करने का प्रयास किया, उसको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया। ठीक है। तो भारतीय इतिहास का जो हम वर्गीकरण देखते हैं प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में, या अगर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि कैसे आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत ये कैसे आया, एक्चुअल में ओरिजिन कैसे हुआ। ये एक्चुअल में जो है ना, ओरिजिन ये आता है आपका यूरोप से। पहले भारतीय इतिहास को हिंदू काल और मुस्लिम काल इस तरह से दो भागों में बांटा जाता था। ठीक है, हिंदू काल माने मुगलों से या अरब आक्रमणकारियों के आने से पहले का जो काल है वो हिंदू काल कहलाता था, और उसके बाद का काल मुस्लिम काल कहलाता था। ऐसा इतिहास बांटा जाता था। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने फिर भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत में बांटा, जिसमें प्राचीन जो मुख्यतः हिंदू काल को ही कहा गया, और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुस्लिम जो युग था, है ना, मुसलमान आक्रमणकारियों का जो युग रहा उसको रखा गया, और आधुनिक के अंतर्गत यूरोपियंस के आगमन से लेकर भारतीय स्वतंत्रता के काल को रखा गया। ठीक है, अलग अलग विभाजन। जैसे यूरोप में पुनर्जागरण से पूर्व का काल, फिर पुनर्जागरण का काल, है ना। ठीक है, जिसमें औद्योगिक क्रांति हुई, और उसके बाद वर्तमान यूरोपियन यूरोपियन इतिहास, ऐसे वहां भी क्लासिफिकेशन किया गया था। तो यहाँ पर भी वैसी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण है। क्या है? भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, क्या अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम भारतीय इतिहास को तीन कालखंड में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? प्राचीन भारत, ठीक है, यहाँ पर देखते जाएंगे कौन कौन सा। आपका प्राचीन का भारत, फिर है मध्यकालीन भारत, और आधुनिक भारत। क्योंकि हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम इसी हिसाब से बांटेंगे, प्राचीन काल का भारत, मध्यकाल का भारत और आधुनिक भारत। तो मानव सभ्यता के विकास से लेकर, मानव के उदय से लेकर, है ना, आपका कौन सा 10वीं सदी तक का काल है ना। ठीक है, या 1000 एडी तक का काल क्या कहलाता है? आपका प्राचीन भारत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, कहां तक? 1080, है ना। बल्कि इसे हम थोड़ा सा और आगे ले जा सकते हैं, है ना, 6वीं शताब्दी ईस्वी तक, है ना। ठीक है, क्लियर। फिर मध्यकालीन भारत जो है ये आपका यहाँ अरब आक्रमण से चालू होता है, अरब आक्रमण, परवर्ती मुगल तक। ठीक है, क्या? परवर्ती मुगल तक, ये आपका यानी 1000 एडी से लेकर आपका 1818 एडी तक का काल मध्यकाल के अंतर्गत आता है। और यूरोपियंस के आगमन से लेकर, यूरोपियन आगमन से लेकर आपका भारतीय स्वतंत्रता तक का काल किसमें आता है? आपका आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है, यानी 1818 एडी से लेकर 1947 तक। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब देखो, ये तो हो गया अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, यानी हम भारतीय इतिहास जब पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, ठीक,
अब देखो, ये तो हो गया भाई अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, लेकिन एक है त्रिकाल प्रणाली। त्रिकाल माने त्रिकाल प्रणाली। ये त्रिकाल प्रणाली क्या है? ठीक है, एक त्रिकाल प्रणाली होती है पाषाण काल, कांस्य युग, है ना, और लौह युग, ये त्रिकाल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछ दे तो बता देगा। अब देखो, इसके बाद हमने भारतीय इतिहास को ऐतिहासिक स्रोतों या मानव के विकास के आधार पर तीन भागों में बांटा। कैसे बांटा? कि भाई जब भाषा और लिपि का आविष्कार हो चुका था तो उसे हमने क्या कहा? प्रागैतिहासिक काल कहा। ठीक है, भाषा और लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, है ना, तब उस काल को हमने किसके श्रेणी के अंतर्गत रखा? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। प्रागैतिहासिक काल को हमने पाषाण काल भी कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस काल में, है ना, पत्थरों का क्या हुआ? बहुतायत प्रयोग हुआ। ठीक है, तो आदि मानव के उद्भव से का जो काल है वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, इस काल के लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, तो यानी जानकारी के स्रोत होंगे, तो फिर तो इस काल की जानकारी के जो स्रोत होंगे वो होंगे आपके गुफा अभिलेख, गुफा लेख, और जो चित्र बनाए थे ना, चित्रकारी की है उन्होंने, वो तो गुफा चित्र, है ना, और इसके अलावा आपके औजार। ठीक है, ये इस काल के साक्ष्य है, प्रागैतिहासिक काल के। फिर अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है यह भाषा और लिपि, देखो पाषाण काल, प्रागैतिहासिक, यानी ना हम इसको और बांटेंगे, है ना, जब तक मनुष्य ने अग्नि व चक्की की खोज की तब तक का काल पाषाण काल के अंतर्गत। ठीक है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, जब मनुष्य ने और इवोल्यूट किया, समाज में रहने लगा, है ना, सभ्यता उसने बनाई, तो सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र प्रसारणकालीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ये किसके अंतर्गत आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन क्या इस काल में हमने लिपियों को पढ़ लिया है? क्या हमने पढ़ना लिखना सीख लिया था? तो देखो, प्रागैतिहासिक कालीन जो मानव है उसने लिपि का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन आद्य ऐतिहासिक कालीन जो मानव है उसने क्या किया? लिपि का आविष्कार कर लिया। ठीक है, एक सेकंड। ठीक, तो आद्य ऐतिहासिक कालीन जो मानव है ना, उसने लिपि का आविष्कार तो कर लिया, लेकिन क्या वो लिपि हमने पढ़ ली? तो नहीं। ठीक है, तो भाषा और लिपि का आविष्कार इसमें हो चुका था, है ना, लेकिन क्या हमने भी पढ़ा है? तो नहीं पढ़ा है अभी तक। ठीक है, फिर आता है आपका ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक काल। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार हो चुका था, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए उस लिपि को। ठीक है, ऐतिहासिक काल क्यों नहीं पढ़ पाए हैं? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, है ना, इसलिए नहीं पढ़ पाए। ऐतिहासिक काल में जो वर्तमान युग है, भाषा का आविष्कार हो चुका, लिपि का आविष्कार हो चुका, और हम, है ना, इवोल्यूएट कर ही रहे हैं, तो ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो काल है, यानी वैदिक ईरा वाला जो काल है, वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। ताम्र पाषाण काल भारत में, और कांस्य युगीन काल जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया बात? अब देखो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां से प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। ये सब क्लासिफिकेशन तो तुमको कोई भी बता देगा, तुम कहीं से भी देख लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, है ना। अब आता है असली चीज, है ना, कि हमारा जो मुख्य है ना, जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, उसमें पहला आपका जो चैप्टर है वो है क्या? पाषाण काल, है ना, इसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक
काल कहते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल क्या है? देखो, प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों के बहुतायत प्रयोग के कारण इस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। ठीक है, ये आदि मानव जो हमारे पूर्वज थे उनके इवोल्यूशन का काल था, है ना, उनके सीखने का काल था, उनके डेवलपमेंट का काल था। और इस पाषाण काल को, है ना, जो 25 लाख ईसा पूर्व से, मानव उसी समय इवोल्यूट हुआ, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक का काल कहां तक आ रहा है आपका? यानी मैं तो बोलूं 1000 ईस्वी भी नहीं, 1000 ईसा पूर्व कहूं तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो 1000 ईसा पूर्व तक का काल जो है ये आता है आपका पाषाण काल के अंतर्गत। ठीक है, पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। क्यों 3 भागों में बांटते हैं? तो पत्थर के जो औजार इन्होंने प्रयोग किए या इवोल्यूशन जो किया, यानी विकास के आधार पर हम पाषाण काल को 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन से? पूरा पाषाण, ठीक, ठीक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो पाषाण काल स्टोन एज कहते हैं जिसे इंग्लिश में, क्या कहते हैं? स्टोन एज। स्टोन बटा, है ना, पहला है पैलियोलिथिक एज, ठीक है, फिर है मेसोलिथिक एज और नियो, नियो का अर्थ है ना, और लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, तो नियोलिथिक एज। तो पत्थरों के प्रयोग के कारण हमने इन 3 भागों में इसे हमने बांट दिया। अब देखो, बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। मैंने बोला कि मनुष्य के एवोल्यूशन के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा। देखो, सबसे पहले जो मानव है ना, वो कहाँ रहने लगा होगा? पहाड़ों में रहने लगा होगा। तो पहाड़ों में गुफा बनाकर यहाँ रहता था। तो इसका निवास कैसा हुआ? गुफा निवास हुआ, है ना, या इसको अगर हम सही भाषा में कहें तो शैलाश्रय अधिवास रहा। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था। ठीक है, वो केवल क्या करने के लिए उतरता था? शिकार करने के लिए उतरता था। ठीक है, नीचे तो शैलाश्रय अधिवास रहा और शिकार करके खा रहा है ना। ठीक है, क्या कैसा है? शिकार करके खा रहा है वो, यानी कैसा मानव है वो? आखेटक और संग्राहक। कैसा मानव है? आखेटक व संग्राहक। अब देखो, इस काल में वह अग्नि से परिचित जरूर था, पूरा पाषाण काल में, लेकिन अग्नि का प्रयोग उसने नहीं सीखा था, अग्नि को बनाना उसने नहीं सीखा था। ये चीज ध्यान रखना तुम। ठीक है, किस काल में? पैलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण काल में आदि मानव कहाँ रहता था? ऊंचे क्षेत्रों में रहता था। क्यों ऊंचे क्षेत्रों में? क्योंकि उसने अपने आप को डिफेंड करना नहीं सीखा था। तो जो जानवर थे वो पहाड़ों तक पहुंच नहीं पाते थे, इसलिए वो गुफाओं में रहता था। गुफाओं में रहता था और दिन में केवल क्या उतरता था? शिकार करने के लिए उतरता था, और शिकार करता था और वापस चले जाता था। तो शिकारी माना हुआ, खाद्य संग्राहक माना हुआ, है ना अपने लिए। ये 2 चीज क्वेश्चन में तुमको पूछा जाता है। ठीक है, ये सामान्य बता रहा हूं। अब देखो, ये 2 चीज ही तो मेन है। अब इसमें इसके अंतर्गत और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? फिर तुमको बोलेगा कि भैया इस भारत में इस काल के खोजकर्ता कौन है? क्वेश्चंस। तो खोजकर्ता कौन है भारत में इस काल के? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन? रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये जो आदमी है रॉबर्ट ब्रूसफुट, इसने भारत में खोज की थी इस पूरा पाषाणकालीन साक्ष्यों की। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर तुमको थोड़ा सा घुमाएगा, क्वेश्चन और घुमा रहा है। बोलेगा निग्रिटो जाति के मानव के उदय का काल कौन सा था? ठीक है, क्वेश्चन पूछा
निग्रिटो जाति के मानव के उदय का। अब सीधी सी बात है भाई, जिस काल में मनुष्य जन्म लिया, वर्तमान मनुष्य जो है, होमोसेपियन जो है, वो उदय हुए, वही काल तो पूरा पाषाण काल कहलाएगा। सीधी सी बात है। और इसी काल में ही तो जो निग्रिटो मानव है ना, निग्रिटो किसको कहते हैं पता है? निग्रिटो जो है प्रजाति है, मानव के अलग अलग प्रजाति है। जब पढ़ोगे, है ना, आप भूमध्य सागरी है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना, ठीक है। तो आप जब निग्रिटो के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका इवोल्यूशन जो है अफ्रीका में हुआ। तो निग्रिटो जो मानव है वही वही क्या फैले, पूरे विश्व में फैले। अफ्रीका को मानव जो इवोल्यूशन है उसकी जननी कहा जाता है ना। जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है, जेनेटिक का इवोल्यूशन है, उसमें पता चलता है कि जो मानव जो है उदय हुआ, वो उसमें जो मैटर्निटी है यानी मातृत्व है, वो कहां से आई? अफ्रीका से आई, है ना। अफ्रीका से इवोल्यूट होकर वो भारत में आए, भारत से फिर मानव जाति का प्रसार मध्य एशिया की ओर, है ना, पूर्वी एशिया की ओर और उत्तरी एशिया की ओर हुआ। ऐसे करके इवोल्यूशन होता है। या वो थोड़ा डेप्थ हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बस जानकारी को बता रहा हूं कि ऐसे ही होता है। तो इसीलिए निग्रिटो जाति का उदय का काल भी कौन सा रहेगा? पूरा पाषाण काल कहलाएगा। ठीक है। और थोड़ा डीप पूछ दे कि भाई प्लिस्टोसिन युग, जिसे हम क्या कहते हैं? हिम युग कहते हैं, है ना, वो किस काल में हुआ? तो इसी काल में हुआ। 4 हिम युग आए थे, है ना, है ना। तो वो इसी काल में हुआ। अब वो जियोग्राफी का विषय, इसमें डिस्कस नहीं करूंगा मैं। ठीक है। तो प्लिस्टोसिन युग इसी के अंतर्गत आता है ना। क्लियर? ये क्वेश्चन बना। ठीक। क्या अग्नि से परिचित कब हुए? क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना। अग्नि से परिचित हुए थे पूरा पाषाण काल में। परिचय जो हुआ था अग्नि से, ये कब हुआ था? इसी काल में। ठीक है। खोज नवपाषाण काल आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो, बस ये 2 चीज, सलासरा अधिवास और आखेटक संग्रह। अब यहां से आगे मध्य पाषाण काल, इसको और बांटेंगे, अभी रुक जाना, पूरा पाषाण काल को, है ना। अब आते हैं मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, है ना। ठीक। अच्छा, इसकी एज बता देता हूं, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, ये आपका यह काल पूरा पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर, है ना, कितना, 4,000 ईसा पूर्व तक का काल किसके अंतर्गत आता है? आपका मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। आप देखो, ये मैंने बताया ना कि मनुष्य कहाँ रह रहा है? सलासरा में रह रहा है। अब वो ना थक गया बेचारा, बोला कि यार कितनी बार उतरूंगा चढ़ूंगा। उसने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, है ना, अब मेरे पास हथियार है, मैं अपना डिफेंस खुद कर सकता हूं। अब वो वहां से उतर गया। उतर के कहां पहुंचा भैया? नदी के तट पर, है ना। अब पहाड़ों के नीचे नदियां बह रही हैं, तो उसने ना नदियों के किनारे क्या बना लिया? आवास बना लिया। ठीक है। तो अब कहां रहने लग गया? नदी तट पर रहने लग गया। नदी तट आवास, नदियों के किनारे कंदराओं में रहने लग गया। ठीक है। कौन? मनुष्य। ठीक है। कहा? मध्य पाषाण काल में। ठीक है। अब देखो, नदी तट पर रहने लग गया। उसने ना पहला जो पालतू पशु पाला वो था कुत्ता। ठीक है, याद रखना, मनुष्य द्वारा पहला पाला गया पशु था कुत्ता। ठीक है। तो नदी के तट पर वो रहने लग गया, उसने कुत्ता पाल लिया। ठीक है। कुत्ता पाल लिया, बेचारा कुत्ता वो रखता था, वो जो कुत्ता क्या करता था? जानवरों से उसकी रक्षा भी करता था और उसके लिए खाना भी लाता। मस्त सोया रहता था तान के नदी के किनारे, क्या लेता था? सन बात लेता था, है ना। और क्या करता था? मछली पकड़ता था वो। आखेट करने के साथ साथ पशुपालक हो गया इस काल में, है ना। कौन? मानव। ठीक है। तो नदी तट आवास, आखेटक के बाद बेटा जानवरों को पालने लग गया। कौन? मनुष्य। तो क्वेश्चन तुमको पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य का वृत्ति या व्यवसाय या आजीविका का साधन कैसा था? तो आखेटक संग्रह के साथ ही वह क्या हो गया? पशुपालन। यह क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि किस काल में
मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ किया? तो आंसर आएगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है पशुओं को पालने लग गया, और पहला पाला गया पशु कौन था? कुत्ता। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? फिर अब देखो, यहीं पर मैं तुमको बता देता हूं कि मध्य पाषाण काल की खोज भारत में की थी जॉन इवांस ने। किसने की थी? जॉन इवांस ने। ठीक है, चलिए अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ठीक है, खोज तो कर लिया है ना, यानी पशुपालन तो करना चालू कर दिया, किधर किया, साक्ष्य बताओ ना। तो फिर बात आती है कहां से मिले हैं। तो भारत में अगर बात करें, है ना, पशुपालन की, तो भारत में आपको बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है आदमगढ़। कहाँ है? आदमगढ़, नाम से ही प्रेरित है। आदम, आदम माने प्राचीन। ठीक है, तो भैया सबसे प्राचीन जिस जगह में रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? आदम ही तो रहेगा। आदमगढ़ जो है, अगर इसकी लोकेशन पूछे तो ये है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन पूछा भारत में पशुपालन प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? आदमगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है, पड़ोसी राजस्थान, राजस्थान में हमको, है ना, राजस्थान में नागौर एक जिला है और बागौर एक स्थान है ना, ये राजस्थान, यहां से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान की बात करें, नागौर और बागौर से। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग समझ में आ रहा है बात? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश जिले में है ना। ठीक है, तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले, राजस्थान में नागौर, और गुजरात में एक स्थान है लंघनाज। कौन सा है? लंघनाज। यहां से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आपको। ठीक है, चलो, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, ये बहुत क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। अब देखो, मैंने तुमको बता देता हूं कि मध्य पाषाण काल में, है ना, मनुष्य ने अंत्येष्टि संस्कार सीख लिया था। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य हमको इस काल में देखने को मिलते हैं, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, कैसे किया वो नहीं पता। अंत्येष्टि माने गाड़ दिया, मनुष्य को गाड़ने। अंत्येष्टि माने ऐसे नहीं कि सिर्फ आग ही लगा रहा है ना, आग लगा के जला नहीं रहा है वो। तो अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य यानी मानव को गाड़ने के साक्ष्य इस काल में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है ना, महधा, मधा। ठीक है, चोपनी मांडो, ठीक है, दमदमा। ठीक है, महदा, चोपनी मांडो, दमदमा और सराय नहर राय। सराय नहर राय, ये 4 स्थान हैं जहां से हमको क्या के साक्ष्य मिले हैं? अस्थि मिली है, यहाँ से हड्डी मिली है, मानव के अवशेष मिले, मानव को गाड़ने के साक्ष्य मिले। कहां कहां से? महदा, चोपनी मांडो, दमदमा और सराय नहर राय। भूलेंगे नहीं, ये चारों जो स्थान है यहाँ से ये साक्ष्य हमको मिले हैं। ठीक है, मानव अस्थि के। एक यहाँ महदा है ना, यहाँ मानव अस्थि उपकरण मिला है। अस्थि उपकरण, अस्थि उपकरण में समझते हो, हड्डी का क्या औजार मिला होगा, इसको मानव अस्थि उपकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अच्छा, ये तो हो ही गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में, अच्छा, एक और जगह है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है लेखैया। ठीक है, यहां से सर्वाधिक मानव अस्थि कंकाल मिला है, यहां से लेखैया से। याद रखना, क्या बोला मैंने? सबसे प्राचीनतम आदमगढ़, लेखैया से मिला है। ठीक है, कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने बात की थी पूरा पाषाण काल के जानकारी के स्रोत क्या है, या पाषाण कालीन मानव के जानकारी के स्रोत क्या है। भैया गुफा में रहता था, उसका मन करता था मैं भी कुछ करूं, है ना, अपना जीवन बताना चाहता था, जैसे आज ब्लॉगिंग करते हैं ना, हाय गाइस, पहुंच गए कहीं पर भी कैमरा लेके, है ना, फला कर रहे हैं, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है ना, कोई डायरी लिख रहा है, कोई चित्रकारी कर रहा है। वैसे उस समय के मानव भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता था।
तो उसने क्या किया, पत्थर पकड़ा, है ना, और उसके बाद कहा वो जो दीवाल थी, प्रस्तर की दीवाल, वहां पर लिखना चालू किया। छत्तीसगढ़ में अभी हम इसको कोरिलेट करेंगे आगे चल के, कल की क्लास में मैं कोरिलेट करूंगा कि छत्तीसगढ़ में कहां कहां से साक्ष्य मिले हैं। मैं छत्तीसगढ़ भारत दोनों को कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा ताकि तुम कनेक्ट कर सको और याद रख सको। ठीक है, तो भाई वो भी करता था। तो गुहा चित्र तो यहां से मिलेगा पूरा पाषाण काल से। लेकिन अगर बात करें मध्य पाषाण काल की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भीमबेटका। भीमबेटका जो कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में। यहां पर भीमबेटका, यहां ना मध्य प्रदेश में, यहां से भित्ति चित्र मिले हैं। किस काल के, मध्य पाषाण काल के। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कहां से, भीमबेटका से भित्ति चित्र मिले। छत्तीसगढ़ में हम बात करते हैं ना सिंघनपुर की, है ना, सिंघनपुर की, कबरा पहाड़ की, उनकी साम्यता भी की जाती है ना। ठीक वैसे ही भीमबेटका में मध्य पाषाणकालीन भित्ति चित्र मिले हैं। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन से स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। तो ये आपके सामने लिस्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको पूछेगा ही। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब देखो, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस मैं बताते जा रहा हूं। ठीक, एक है ना सांभर झील। सांभर झील कहाँ, राजस्थान में, है ना। सांभर झील कहाँ है जी, राजस्थान है, भारत में, है ना। अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक, है ना, इनर लाइन, है ना, यानी समुद्रिक नहीं, इनर लाइन, भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक अगर नमक का उत्पादन होता है तो कहां से होता है, सांभर झील से होता है। समुद्र तटीय की नहीं बात कर रहा हूं, है ना। यहाँ लूनी नदी आती है, लूनी नदी यहाँ पर क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, और ये सांभर लेक उसी पर ही स्थित है ना। ठीक है, वहां समझ में आ रहा है ना। अब वो जियोग्राफी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, थोड़ा मैप देख लेना आप। तो सांभर झील जो है यहाँ पर, है ना, कहा, सांभर झील में वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं बेटा। यहाँ पर से वृक्षारोपण किस काल के, मध्य पाषाण कालीन। क्वेश्चन पूछा है इनमें से किस स्थान से मध्य पाषाण कालीन वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं, तो सांभर झील से। क्लियर। अब इस पर दिमाग ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना कि भाई सर अभी तो कृषि चालू ही नहीं किया है वो, तो कहां से, उसको आप छोड़ दो। जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो सांभर झील से वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि यहां से यहां जाने के पीछे का रीजन क्या है, क्यों वैज्ञानिकों ने पूरा पाषाण काल को मध्य पाषाण से अलग किया। तो इसका मुख्य कारण है पत्थरों का विकास। मैंने पहले कहा कि जो 3 क्लासिफिकेशन हमने किए हैं उसका आधार क्या है, औजारों का विकास। पहले वो बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, उसको धार वार का पता नहीं था, थोड़ा उसने दिमाग दौड़ाया, वाइफ बोली होगी इसमें ढंग से चॉपिंग नहीं हो रहा है ना, छोटे छोटे पीसेस में तुम कैसे खाओगे। तो दिमाग लगाया उसने कि अगर हमको काटना है तो उसको और शार्प करना पड़ेगा, छोटे पत्थरों का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो उस मानव ने क्या किया, छोटे पत्थरों का प्रयोग चालू किया। माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है इसीलिए इस काल को। किस काल को, मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। किस काल को, मध्य पाषाण काल को। याद रखिए क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। क्यों कहते हैं, पत्थरों के, छोटे पत्थरों के प्रयोग के कारण। तो मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक के अलावा माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक एज, है ना, छोटे पत्थरों का प्रयोग करने के कारण। और ये छोटे होते जाएंगे ना। अब ये इसके बाद कई लोग उत्तर पाषाण काल कहते हैं, संक्रमण काल है नव पाषाण और मध्य पाषाण के बीच। लेकिन हम यहाँ पर केवल यही पढ़ेंगे। ठीक, और कैसे औजार थे, तो अर्धचंद्राकार औजार। अब तुम इसी को छत्तीसगढ़ में जाकर वही लिखते हो, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार की खोज होती है कहां से, कबरा पहाड़ से। अरे भैया कोई स्पेशल नहीं है ना। अगर कहीं पर तुमको लघु पाषाण औजार मिला
और अर्धचंद्राकार मिला, माने समझ लेना हो कहाँ का है, ये मेसोलिथिक एज का है। ठीक है, अब तुम उसी चीज को इंडियन हिस्ट्री से लेकर वहां पर फिर से लिखते हो कि यहाँ से लघु पाषाण औजार ऑलरेडी मिला, तभी तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आया वो। ठीक है, तो आपने क्या क्या जाना कि भैया इसे माइक्रोलिथिक एज कहते हैं, है ना। सांभर झील में वृक्षारोपण हुआ था, नदी तट आवास था, कुत्ता पाल लिया, पशुपालक बन गया। सबसे पहले आदमगढ़ में साक्ष्य मिलते हैं, नागा और बाघौर राजस्थान मिलते हैं, लंगनाज गुजरात में, महदा चोपनी मांडो दमदमा सराय नहर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, लेखैया यहाँ सर्वाधिक उपकरण मिले हैं, अस्थि मिले हैं, मानव अस्थि, भीमबेटका से भित्ति चित्र मिले हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई, यहां तक समझ में आया होगा। इसके अलावा बेतवा घाटी और कृष्णा नदी घाटी, है ना, यहां से भी साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा एक क्वेश्चन मैं तुमको बताना चाहूंगा यहीं से। एक क्वेश्चन पूछा है कई एग्जाम्स में भी हमने देखा है, बताइए क्वेश्चन बोलता है कि आदि मानव के प्रथम साक्ष्य भारत में किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? आदि मानव के प्रथम साक्ष्य हमें भारत से किस नदी तट या किस क्षेत्र में प्राप्त हुए? तो याद रखना नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र। कहा? नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र से मानव के सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहा? नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, मानव की खोपड़ी मिली थी। ठीक है, ये तुमको मैंने बता दिया क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, इवोल्यूशन कर लिए कहां से कहां, पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक। पहाड़ में स्थित जलाशय नदी तट बन गया, आखेटक वाला पशुपालक बन गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, और हम देखने वाले हैं नवपाषाण काल। ठीक है, कौन सा? नियोलिथिक एज। ठीक है जी। अब देखो, अब मानव जो है नदी तट पर रहने लग गया, नदी तट पर जहां पर किनारे किनारे कंदरा होती थी वहां पर रहने लग गया था वो। इसके बाद अब यह मानव बोला कि ठीक है पशु पाल लिए, है ना, क्या बन गया? पशुपालक। ठीक है, पशुपालक तो बन ही गया था। अब बोला पशुपालक तो ठीक है, क्यों ना इन पशुओं को उपयोग में लाया जाए। ठीक है, नवपाषाण। एक वीडियो बहुत वायरल होती है इंटरव्यू में, दृष्टि आईएएस की। वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा इंटरव्यूनी से कि बताइए कि किस मानव इतिहास में, है ना, ऐसे कौन कौन से काल रहे हैं या ऐसा कौन कौन सा घटनाएं हुई हैं जिसने क्या कर दिया, मानव इतिहास को पूरी तरह बदल के रख दिया। तो उसमें सबसे बड़ा जो काल रहा वो नवपाषाण काल रहा। नवपाषाण काल में क्या हो जाता है जी? अग्नि की खोज होती है। किसकी खोज होती है? अग्नि की खोज होती है। ठीक है, इसके अलावा किसकी खोज होती है? पहिए की खोज हो गई। ठीक है, किसकी? अग्नि और पहिए की खोज। तो अग्नि से अब मानव खाना पका कर खाने लग गया। पहिए के आविष्कार ने बर्तन मृदभांड के आविष्कार को जन्म दिया। तो पहिए के आविष्कार से एक तरफ मृदभांड और दूसरी तरफ यातायात के संसाधनों का क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। समझ में आ रहा है बात? क्या कि भाई यातायात के साधन डेवलप हो गए और मृदभांड यानी बर्तन बनाना सीख लिया, है ना। किस काल में? नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल मानव इतिहास का सबसे इवोल्यूशन वाला काल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने अग्नि की खोज कर ली, अब पहिए का आविष्कार कर लिया, तो कृषि कार्य करने लग गया। अच्छा, इसके अलावा तीसरी चीज यहाँ पर क्या है? तो कृषि कार्य करने लग गया, पशुपालन के साथ यहाँ पर कृषक हो गया मानव। तो अब देखो, अब खेती किसानी करना है तो कहाँ आना पड़ेगा? मैदानों में आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? मैदान। मैदान भैया खुला घर बना के नहीं रह सकता मानव, है ना, वरना क्या पशुओं का खतरा रहेगा। तो कहाँ रहने लग गया? अब
मैंने बोला ना कि मैदानों की ओर लौटा, मैदानों में मानव कहा, मैदानी क्षेत्र में कब आया? तो नवपाषाण काल में आया, मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में आएगा तो कहाँ रहेगा जी? उसने भूमि के नीचे क्या बनाया? घर बनाया। ठीक है, भूमि के नीचे क्या बनाया? घर बनाया, जिसे क्या कहेंगे आप? गर्ताधिवास कहेंगे। तो मनुष्य मैदानी भाग में रहने लग गया नवपाषाण काल में, और गर्ताधिवास में रहने लग गया। ठीक है, दिन में जाता, यहाँ पर खेती किसान बन गया है। अब उसकी अर्थव्यवस्था का जो आधार है, जो पहले क्या हुआ करता था, आखेटक पशुपालक हुआ करता था, वह क्या बन गया भैया? कृषक व पशुपालक। क्या बन गया नवपाषाण काल में? कृषक और पशुपालक। ठीक है, समझ में आया? शैलाश्रय से नदी तट, नदी तट से गर्ताधिवास, शिकारी आखेटक संग्राहक से पशुपालक, पशुपालक से कृषक बना। ठीक है, ये इवोल्यूशन है। इसका जो काल है नवपाषाण काल का, ठीक है, इसका तो आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर, है ना, आपका कहा 4,000 ईसा पूर्व तक, 3500 ईसा पूर्व कई जगह मिलेगा, अलग अलग है, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, इसमें नहीं पूछेगा। और 4,000 ईसा पूर्व से लेकर, है ना, कहा आपका लगभग, है ना, 2000 ईसा पूर्व, है ना, 2000 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व, कई जगह 2000 मिलेगा, कई जगह 1000 मिलेगा, तक का काल नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस काल के खोजकर्ता भारत में है डॉक्टर प्राइमरोज। कौन है? डॉक्टर प्राइमरोज, ये भारत में इसके खोजकर्ता है। ठीक है, अच्छा, अब कृषक का पशुपालक, मैं बोला ना कि भारतीय जब भी इतिहास आप पढ़ेंगे तो बिना साक्ष्य के बात नहीं होती है, इतिहास में साक्ष्य की बात बहुत जरूरी है। तो जैसे यहां पर हमने देखा कि कहां से मिले प्राचीनतम, किसके साक्ष्य? पशुपालन के साक्ष्य, आदमगढ़ से। कृषि के साक्ष्य कहां से मिलेंगे? तो जब तक और जगहों की खोज नहीं हुई थी तब तक, है ना, मेहरगढ़, मेहरगढ़ भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। कौन? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ना, है ना, आपको जौ के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जौ, किसके? जौ के। आप कालीबंगन पढ़ते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता में, वहां पर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले, जोत के साक्ष्य मिले। वैसे ही जोत के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, लेकिन वो उससे भी पहले है मेहरगढ़ जो है ना। क्वेश्चन पूछेगा प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य भारत में, है ना, कहां से मिले हैं? तो जौ पहले पहले था, मैं बताऊंगा अब धीरे से। तो देखो, मेहरगढ़ जो है ना, ये अपने आप में बहुत सारी विशिष्टताएं लेके रखता है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके रखता है। इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन है, एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं ना इसकी बात करता हूं, गर्ताधिवास की, है ना, गर्ताधिवास, है ना। गर्ताधिवास के साक्ष्य मिले हैं, है ना, नवपाषाणिक कालीन स्थल गुफकराल से। कहा? गुफकराल, गुफकराल और बुर्जहोम, ये दोनों बेटा कहाँ है? गुफकराल और बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर में। नवपाषाण कालीन गर्ताधिवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? गुफकराल और बुर्जहोम। बुर्जहोम में, यहाँ बुर्जहोम में कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य हैं। कुत्ता प्लस मालिक, मैं बोला ना कि सबसे प्राचीन पहला पाला गया पशु था कुत्ता। बहुत ही, आज भी मनुष्यों का क्या है, वो सबसे ज्यादा पसंदीदा पालतू पशु है ना। तो कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ है? ये कुछ पूछेगा क्वेश्चन, तो आपको कहाँ है? बुर्जहोम में है। ठीक है, युग्म समाधान के साक्ष्य, तो यहां से इसके अलावा युग्म समाधान, युग्म समाधान मैंने समझना, समाधान माने होता है वही गर्त में गाड़ना, शव को एक साथ गाड़ना। जब भी दो शवों को एक साथ गाड़ जाए तो उसे युग्म समाधान कहेंगे। युग्म, दो चीजें मिले तो युग्म। समझ में आ रहा है? तो ये आएगा, दोनों का आंसर यही आएगा। ठीक है, फिर अब आते हैं अपन किस पर? वही कृषि वाला पर।
अब मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ भैया भारत में नहीं है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, याद रखना बलूचिस्तान जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो ईरान और पाकिस्तान के मध्य बटी हुई है। कुछ बलूचिस्तान के एरिया ईरान के पास है, कुछ पाकिस्तान के पास है ना। तो पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। यहां से प्राचीनतम जौ के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जौ के कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं आपको? मेहरगढ़ से। इसके अलावा फिर क्वेश्चन पूछेगा, अब यहीं पर बात है कि भैया पहला उगाया गया फसल कौन सा था? तो जौ था। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछेगा। क्या मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज कौन सा है? तो मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज जो है वो है जौ। मेरे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखना, ठीक है। मनुष्य द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ। याद रखना, गेहूं चावल नहीं है, ठीक है। कौन सा है? जौ। भले कितनों साक्ष्य मिल जाए लेकिन मनुष्य द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज जौ ही रहेगा। मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले। कहा? मेहरगढ़ से गेहूं के भी प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले। कहां से? मेहरगढ़ से। मैंने बोला ना कि मेहरगढ़ अपने आप में बहुत सारी क्वालिटीज लेके रखता है। बोलन दर्रा, जो आप जब जियोग्राफी पढ़ोगे ना तो देखो, ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूं ना यहाँ पर, जैसे ये आपका है भारत, ठीक है। ये तो यहाँ पर ना ये हिंदू कुश पर्वत से ऐसे यहाँ पर पर्वतमालाएं निकलती हैं, है ना, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये राजस्थान और ये आपका गुजरात, ये भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ ये आपका पाकिस्तान है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला बलूचिस्तान को अगर पाकिस्तान से काट दो ना तो कुछ नहीं बचेगा, है ना। वो पंजाब और नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस बचता है। तो हिंदू कुश पर्वतमाला से यहाँ पर एक पर्वतमाला निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पहाड़ियां हैं, एक है सुलेमान और दूसरा किरथर। तो ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य यह क्षेत्र जो है यही क्या कहलाता है? मेहरगढ़ कहलाता है, यही पर स्थित है, ठीक है। यहाँ गेहूं के कृषि के 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले, यानी 7000 ईसा पूर्व पहले गेहूं की खेती होती थी, ये साक्ष्य मिला है। कहां से? मेहरगढ़ से। मैं बोला 7000 ईसा पूर्व। डेटिंग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं बात करने वाला हूं लहुरा देव और कोल्डिहवा की भारत में, ठीक है। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि धान या चावल की कृषि के साक्ष्य प्राचीनतम सबसे कहां है, पहले चावल की खेती कहां से स्टार्ट हुई? तो आंसर लिया जाता था चीन, हुआंगहो नदी घाटी क्षेत्र में। लेकिन भारत में आपको कहां से? लहुरा देव संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश में जब 9000 ईसा पूर्व के क्या चावल की खेती के साक्ष्य मिले, तो आंसर उसके बाद चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको मैं आगे बता रहा हूं। तो देखो, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य मेहरगढ़ स्थित है बलूचिस्तान में। यहां से क्या क्या मिला? मैंने बोला कि गेहूं की खेती का साक्ष्य मिला। क्वेश्चन इसके बाद और क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा कि भाई प्रथम स्थायी बस्ती के प्रमाण, स्थायी बस्ती, स्थायी बस्ती के प्रमाण सबसे पहले कहां मिले? तो स्थायी बस्ती के प्रमाण भी कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से, है ना। तो इसके अलावा स्थायी बस्ती, अब स्थायी बस्ती में रहा है तो स्थायी कृषि भी मिलेगा। फिर क्वेश्चन पूछा कि बताइए पहले स्थायी कृषि के साक्ष्य कहां से मिले? तो मेहरगढ़ से। आंसर चेंज नहीं होगा। सबसे प्राचीनतम बस्ती के प्रमाण, प्राचीनतम बस्ती के प्रमाण कहां से मिले? तो इसका आंसर भी कहां होगा? मेहरगढ़ होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, अब भैया बस्ती है तो नाली नाला तो होगा ही, है ना। गंदगी में रहने का आदि आज का मानव, पहले का मानव नहीं था। तो जल निकासी, प्रथम जल निकासी व्यवस्था के प्रमाण कहां से मिले? तो मेहरगढ़ से मिले। मैंने बोला ना कि एक साथ 4-5 क्वेश्चन कम से कम मेहरगढ़ से बनेंगे। स्थायी बस्ती, स्थायी कृषि, प्रथम गेहूं की कृषि, जल निकासी व्यवस्था कहां से मिल रहा है? सब मिल रहा है कहां से? मेहरगढ़ से मिल रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, बोलेगा पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक
पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के साक्ष्य हमें किस क्षेत्र से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर है ना? स्थायी निवास, स्थायी बस्ती, स्थायी कृषि, जल निकासी, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, गेहूं के कृषि के, और क्या पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के साक्ष्य कहां से मिले आपको? मेहरगढ़ से। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है। अब देखो, अब कृषि की बात हो रही है तो मैं बता देता हूं यहाँ पर और क्या चीजें हैं। तो ये तो हो गया गेहूं का। अब बात आती है ना, ठीक, चावल की कृषि के साक्ष्य, है ना, चावल की कृषि के साक्ष्य। तो अगर हम बात करें चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो पहले इसका आंसर लिया जाता था भारत में कोल्डिमा। अगर विश्व की बात करें तो चीन लिया जाता था, वांगो नदी घाटी क्षेत्र में, है ना, येलो रिवर में। ठीक है, लेकिन अब ये आंसर नहीं रहा, है ना। अब भारत में जब बात की जाती थी कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश में ही ये आंसर लिया जाता था। ठीक है, ये 6000 ईसा पूर्व का था। कौन? कोल्डिहवा, 6000 ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन एक जगह जिसकी खोज हुई, लहुरा देव, जैसे सिनौली में अभी खोज हुआ, नोएडा क्षेत्र में सिनौली है। ठीक है, सिनौली से ताम्ररथ मिला जिसने भारत का इतिहास पूरा बदल के रख दिया। कहा जाता है कि विश्व का सबसे ज्यादा, है ना, क्या बदला गया इतिहास, ये जिसको सबसे ज्यादा बिगाड़ा गया है, वो है भारतीय इतिहास। ठीक है, सिनौली में हमें ताम्ररथ मिला, जिस, और वो किस काल का था? सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल था, है ना, या उससे पहले का है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का है। तो उसने यह सिद्ध कर दिया कि भाई आर्य इन्वेजन नाम की कोई थ्योरी नहीं होती है। आर्य बाहर से नहीं आए, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को खत्म नहीं किया, वो यही एग्जिस्ट करते थे। भारतीय घोड़ों से परिचित थे, घोड़े बाहर से नहीं आए, मध्य एशिया से नहीं आए, ये इसने सिद्ध कर दिया और पूरे भारतीय इतिहास को बदल के रख दिया। इससे पहले यह माना जाता था कि क्या आर्य बाहर से आए? आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसने सिंधु घाटी नामक नगरी सभ्यता को नष्ट कर दिया, समझे, ये समझा जाता था। लेकिन सिनौली अभी खोज हुई और उसने पूरा इतिहास चेंज करके रख दिया। सेम लहुरा देव, लहुरा देव में 9000 ईसा पूर्व, सॉरी 8000 ईसा पूर्व, है ना, क्या 8000 ईसा पूर्व, ठीक है, इसकी चावल की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि भारत में चावल की कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो लहुरा देव से मिले हैं, है ना। प्राचीनतम साक्ष्य कहां? लहुरा देव। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? देखिए अब हो गया, ठीक। अब इसमें और क्वेश्चन पूछा था, यहां पर भी मानव अस्थि मिलेगी, तो मानव अस्थि मिला है ना पाषाणकालीन, कहां से मिला है जी? पल्लवरम मद्रास से मिला है, पल्लवरम मद्रास से मिला है मानव अस्थि के साक्ष्य, है ना, पल्लवरम मद्रास से, तमिलनाडु। अच्छा, तुम पढ़ते हो मेगालिथ, है ना, महापाषाण कालीन संस्कृति। याद रखना, दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन संस्कृति जो है वो नवपाषाण काल की है। तो सबसे पहले मैं महापाषाण किसको कहते हैं ये बता देता हूं। महापाषाण, जिसे अफ्रीका के मेनहिर से तुलना की जाती है, एक तरह का क्या है, आपका मृतक स्तंभ है। जब भी कोई मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तो क्या होता था, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तो उसके किनारे एक खंभा गाड़ दिया जाता था, है ना, उसकी याद में। इसको क्या कहते हैं? मेगालिथ्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेगालिथ कहते हैं, है ना। इसकी तुलना मेनहिर से की जाती है। दक्षिण भारत की मेगालिथ की तुलना, दक्षिण भारत में जो मेगालिथ हैं वो नवपाषाण कालीन है ना। और इसके साक्ष्य आपको कहां से मिलेंगे? तो इसके साक्ष्य मिलेंगे संगन कल्लू से। संगन कल्लू क्या है? संगन कल्लू, ठीक है, क्या?
संगनकल्लू मैसूर कर्नाटक में है ना जी। कहाँ है? मैसूर कर्नाटक। यहां से आपको राख का टीला मिला है। क्या मिला है? राख का टीला मिला है। ये किस काल का है? नवपाषाण काल का है। किस काल का है? नवपाषाण काल का है। ठीक है। और जब भी आपको पूछे कि दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन संस्कृति किस काल की है, तो वो है आपकी नवपाषाण काल की, भूलिएगा नहीं। ठीक है। चलो, ये तो हमने क्या कर लिया बेटा, आपका इसको पढ़ लिया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। ठीक है। कल हम, है ना, आपके ये, चलो 10 मिनट है, 10 मिनट में तुमको इसको भी बता देता हूं। किसको? पूरा पाषाण काल का विभाजन। ठीक है। ये आपको मेरे ख्याल समझ में आया होगा, है ना। ये पूरा जो मैंने बताया है यहाँ पर कि कौन कौन से काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं और क्या क्या है। ठीक है। अब देखो, ये पूरा पाषाण काल जो है ना, पूरा पाषाण काल, ये बहुत लंबा काल है ना, मानव भारतीय इतिहास का या मानव इतिहास का। इसको हमने ना और अलग अलग भागों में बांट दिया है। सबसे पहले आता है निम्न पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आता है मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक। और फिर आता है उच्च पूरा पाषाण काल। क्या आता है? उच्च पूरा पाषाण काल। तुम पढ़ते हो ना, क्या चॉपर चॉपिंग कल्चर किसको कहते हैं, साक्ष्य कहां से मिला है ना। चॉपर चॉपिंग कल्चर किसको कहा जाता है, इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, है ना। हैंड एक्स संस्कृति किसको कहते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो इसी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। भारत में अगर बात करें, है ना, क्या निम्न पूर्व पाषाण काल की, तो इसकी सबसे पहले खोज 1870 में एडवर्ड लार्टेट जो था, इसने इसको बांटा है। ये जो विभाजन है ना, ये किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड लार्टेट के द्वारा ये विभाजन किया गया है ना। इसने भारत में पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, निम्न, मध्य, उच्च, है ना। ठीक है। तो देखो, निम्न पूर्व पाषाण काल में पत्थर के प्रयोग के आधार पर इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। पेबुल क्या होता है? पत्थर का एक चिकना उपकरण होता है ना, पत्थर का बना होता है, जो नदियों के किनारे पाया जाता है। ठीक है। दूसरी है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स इसको कहते हैं गंडासा जो होता है ना जी, है ना, क्या, हथौड़ा, 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 ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं आप? हैंड एक्स कहते हैं। ठीक है। तो देखो, निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग होता था। क्वार्टजाइट जो पत्थर है ना, उन पत्थरों का प्रयोग होता था, है ना। और इस काल के उपकरणों को हम 2 भाग में बांटते हैं, चॉपर चॉपिंग और हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है। चॉपर चॉपिंग माने, चॉपर माने बड़े आकार का, चॉपिंग माने 2 धारी, है ना। क्या? पेबुल माने पानी के बहाव से निर्मित, क्या, चिकना और सपाट पत्थर, है ना। ये कहां कहां से मिला है? सोहन घाटी से मिला है। कहां से मिला है इस संस्कृति के साक्ष्य, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के? सोहन घाटी से मिला है। ठीक है। किस काल को कहा जाता है? तो निम्न पूरा पाषाण काल को कहा जाता है। पंजाब में स्थित है ना सोहन घाटी, सोहन नदी घाटी क्षेत्र, पाकिस्तान वाले पंजाब में। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या उपकरण होते थे? तो हैमर होता था, है ना, ठीक है, हस्त कुठार, डिगर होता था, यानी खंदक होता था, और क्लीवर होता था, सॉरी, कटर होता था। कटर माने विदर्णी, है ना। तो क्या, हैमर, डिगर और कटर, ये मिला चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति से। हैंड एक्स संस्कृति, जिसे हथौड़ा संस्कृति भी कहते हैं, इसके साक्ष्य भारत में मिले हैं अतीर पक्कम से। कहां से मिले हैं? अतीर पक्कम, है ना, कहा? बादाम दुरई, बादाम दुरई, मद्रास। ठीक है। हैंड एक्स संस्कृति के साक्ष्य क्लियर है जी। कहां से मिले हैं? अतीर पक्कम से मिले हैं। ठीक है। हैंड एक्स संस्कृति कहां से मिले हैं? मद्रास, ये मद्रास के ही निकट है ना।
ठीक है, हैंड एक संस्कृति के साथ कहां से मिले हैं? मद्रास से। अति डेप्थ पूछे तो ये आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा निम्न पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य आपको सिंगरौली नदी घाटी क्षेत्र, महानदी नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, है ना, जम्मू कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के तट पर, है ना, भीमबेटका, है ना, ठीक है, और बेलन घाटी क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, चलिए अब अपन बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन तो बस इतना ही आना है तुमको, ये जितना मैंने लिखा है यहाँ पर, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। फिर मध्य पाषाण काल, है ना, 1 लाख, ये तो 25 लाख से 9 आपका क्या करीब 9 लाख ईसा पूर्व तक का है, या सॉरी 1 लाख ईसा पूर्व तक का है, 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक का मध्य पाषाण काल है, मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इसी काल में ना होमो इरेक्टर से होमोसेपियंस मानव का उदय हुआ। होमोसेपियंस मानव, है ना, जो वर्तमान मानव के जनक हैं, होमोसेपियंस बुद्धिमान मानव, उसका जन्म किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल। यहाँ क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग होता था, यहाँ पर प्रयोग हुआ जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट का। जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट का प्रयोग किसके लिए होगा? मध्य पाषाण काल के लिए। ठीक है, ठीक, क्लियर। इस कालीन संस्कृति को हम फलक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहते हैं। फ्लेक कल्चर, क्या फ्लेक, ठीक है, फलक संस्कृति कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस काल में हमको फ्लेक मिला है, फलक मिला है। इसके अलावा क्या मिला है हमको? बेधनी मिला है। क्या मिला है? बेधनी। बेधनी में समझ रहे हो, छेद करने वाला को बेधनी कहेंगे। पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में से, क्या कहते हैं? पॉइंट, है ना, जैसे उसको फ्लेक कहते हैं, इसको पॉइंट कहते हैं। और एक मिला खुरचनी, खुरचने का। खुरचनी को क्या कहेंगे? स्क्रैपर कहेंगे इंग्लिश में। क्या कहेंगे? स्क्रैपर। ठीक है, कहां से मिला? मध्य पाषाण काल से। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से किसने मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा? तो ये कहने वाले हैं HD सांकल्या, भारतीय वैज्ञानिक हैं HD सांकल्या। इन्होंने मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को क्या कहा? फलक संस्कृति कहा, क्योंकि फलक औजारों की अधिकता थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नर्मदा घाटी क्षेत्र, डिडवाना, है ना, राजस्थान, डिडवाना, नर्मदा घाटी, ये आपके मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसके अलावा निवासा है महाराष्ट्र में, चकिया है ना, आपका कहा? उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के निकट। बेलन घाटी क्षेत्र, बेलन घाटी, वो क्वेश्चन पूछेगा कि बेलन घाटी क्षेत्र, तो भैया ये मध्य पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, अब आते हैं उच्च पूरा पाषाण, लास्ट, है ना, इसको बोलते हैं हायर पैलियोलिथिक एज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और उच्च पूरा पाषाण काल में जहां पर ये देखो मध्य में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट का हुआ, यहाँ पर उच्च पूरा पाषाण काल में चकमक पत्थर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? चकमक पत्थर का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके अलावा हाथी दांत का प्रयोग होगा औजार बनाने के लिए। ठीक है, चकमक पत्थर और हाथी दांत का। ठीक है, क्लियर। इस संस्कृति को ब्लेड संस्कृति कहते हैं, क्योंकि यहाँ ब्लेड के औजार मिले, है ना, उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को। ठीक है, होमोसेपियंस के उदय का काल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा होमोसेपियंस के उदय का काल, ये तो किसका काल था? ट्रांजिशन का काल था। होमो इरेक्टर से होमोसेपियंस के ट्रांजिशन का काल था, लेकिन उदय का काल कौन सा है? उच्च पूरा पाषाण, है ना। ठीक है, हिमयुग का अंत होता है उच्च पूरा पाषाण काल में, इसी के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आपको यह? ठीक है, तो बस मेरे ख्याल से इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। तो ये आपका आज हमने पूरा पाषाण काल खत्म कर लिया, है ना। जितना मैंने बताया है उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। 90%, 99% इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कल हम जब मिलेंगे
तो हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की, है ना। और हम चर्चा करेंगे कांस्य युग यानी धातु युग, ये प्रस्तर युग खत्म हो रहा है ना, और धातु युग चालू होगा। लेकिन साथ ही साथ कल हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में इस काल से संबंधित स्थलों की, ठीक है। तो मिक्स करके पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो कल मिलते हैं अपन छत्तीसगढ़ वाला इतिहास को कोरिलेट करते हुए इससे, ठीक है। चलो, सेम टाइम पर 9:15